नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और मेरे साथ हैं सुनील गुप्ता साहब, तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर, तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ और अभी हाल ही में इनकी किताब भी आई है ब्लैक वारंट के नाम से। सर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो शुक्रिया सर आपका क्राइम तक से जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपने बुलाया। थैंक यू। सुनील सर, आपकी लाइफ के बारे में पहले जानना चाहूँगा, कैसे तिहाड़ जेल के जेलर तक आपकी जर्नी रही? मतलब ऑब्वियसली उस समय तो लोग ये सोचते थे कि अच्छा तिहाड़ जेल जा रहे हो, तो मतलब कैसे ये रहा सब कुछ? देखिए क्या है, इससे पहले मैंने बीएससी एलएलबी किया हुआ था। तो इससे पहले मेरी रेलवे में जॉब लगी थी। रेलवे में मैंने करीब करीब आप लगाएं कि 16-17 महीने जो है मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन, इसमें गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया मुझे जेल की जॉब के लिए, तो एक जैसे अट्रैक्शन होता है यूथ में कि आप पुलिस की वर्दी पहन रहे हैं। तो मेरे में भी बड़ा जोश था कि पुलिस की वर्दी पहनने का। तो मैंने इस जॉब को सिलेक्ट किया और जैसे मैंने वो किया तो मैं काफ़ी पतला लगता था, बहुत पतला लगता था। कद तो मेरा था 5'11" के 10'11" के बीच में था, पर मैं बहुत पतला था। एग्जैक्टली मैं बताऊँ 56 kg जो है मेरा वेट होता था। और मैं परेशान हो गया था कि यार 56 kg से बढ़ता ही नहीं आगे। क्योंकि इन दिनों में क्या होता था कि कोई कन्वेंस अपनी होती नहीं थी, आप बस पे जो है जाते थे, तो उससे आप बराबर रहते थे बिल्कुल। तो मैं जब शुरू में, जब जेल की नौकरी में, जब इन्होंने मेरा फिजिकल वो लिया, एंड्योरेंस टेस्ट लिया, तो इन्होंने कहा कि आपकी चेस्ट जो है 32.5 है, 32 होनी चाहिए मिनिमम। तो मैंने कहा देख लो, इतना इतना तो आपके सुप्रेंट के पास में पावर होती है। वो कहने का नहीं सुनील जी, जब हमें 34-35 वाले मिल रहे हैं, 36 वाले मिल रहे हैं, तो हम 32.25 को क्यों रखेंगे। मैंने ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं नौकरी तो कर ही रहा था तब। तो फिर जैसे तैसे करके, जैसे डेस्टिनी में होता है, तो अल्टीमेटली इन्होंने मेरे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल भेजा। तो उनको पूरा लगा मेरा, और उन्होंने मुझे मेडिकली फिट कर दिया। फिर मैंने ज्वाइन किया। तो मैं जब यहाँ ज्वाइन करने के लिए आया, तो उन दिनों में यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यूपी के ऑफिसर होते थे जेल को जो मैनेज कर रहे थे। जेल का अपना कैडर नहीं था, कहने का मतलब यही है, जेल का अपना कैडर नहीं था। तो जेल का कैडर पहली बार बना था 81 में। जेल का अपना कैडर बना था। इन्होंने ये फैसला किया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि जो पंजाब से या हरियाणा से जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनकी जगह हम दिल्ली के अपने ऑफिसर्स रखें, क्योंकि करप्शन की बहुत कंप्लेंट्स होती थी उस टाइम पे। तो जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे लोग जो है बड़ी बड़ी अप्रोच लेके आए हुए थे। तो पर मेरी तो भगवान के अलावा किसी की अप्रोच नहीं थी। तो मैं जब आया तो सुप्रीम जेल से, जैसे कस्टमरली होता है, हमें सुप्रीम जेल से कमरे में ले गए। मैं वहाँ गया उनके पास। तो कहने लगे कि आप यार, ये इतनी अच्छी नौकरी थी आपकी रेलवे की, आप उसको छोड़ के यहाँ जेल जैसी जगह पे क्या करोगे। मैंने कहा बस अब थोड़ा शौक है करने का, कुछ करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका एक कस्टमरी वेलकम होता है, सुप्रिटेंडेंट वेलकम करता है कि उसकी हेल्प करने के लिए कोई आया है। तो वो वेलकम मिसिंग था जब मैं गया। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप वेट करो। मैं फिर बाहर जाके बैठ गया, वेट कर रहा था कि कब ये मुझे ड्यूटी पे लेंगे। सिलेक्शन तो मेरा गवर्नमेंट ने कर दिया था। ठीक है। मुझे पता था कि ये कुछ कर भी नहीं सकते, खाली डिले कर सकते, तंग कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सभी दिल्ली वालों को इन्होंने ऐसे ही तंग किया था। पर मेरे केस में अलग बात हो गई। तो इतने में क्या है कि मैं बैठ गया बाहर जाके। तो इतने में मैंने देखा कि एक कोई ऑफिसर लाइक आदमी जो है वो सामने आया। पेंट कोट वगैरह उसने डाला हुआ था। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो उसने कहा आर यू न्यू। मैं कहा आई हैव टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हियर। ओके ओके, सो ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स फॉर यू। मैं कहा ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल फॉर मी। ओके, यू प्लीज़ वेट। मैंने वेट की। वो बंदा सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में सीधा घुस गया। मैं तो बाहर बैठा था। और थोड़ी देर में उसने मुझे एक जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ला के दे दिया
कि आपको जेल की स्ट्रेंथ के ऊपर लिया गया। तो मैं तब भी, मेरे को तो ये लग रहा था कि भगवान का भेजा वो फरिश्ता है जो आया है। और मैं उसको ये सोच रहा था कि ये शायद कोई सीनियर ऑफिसर है जेल का, जो कि जैसे इंस्पेक्शन वगैरह करके आते हैं, तो इंस्पेक्शन करके आया, इसने मुझे बाहर देखा बैठा हूँ तो मेरे से बात कर रहा है। तो उसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद पता लगा कि वो चार्ल्स सोबराज था। क्योंकि हम उन दिनों में ना इतना मीडिया वो नहीं होता था, अखबारों में फोटो वगैरह आती थी, तो आजकल तो मीडिया से हर एक चीज़ का पता लग जाता है। उन दिनों में इतना मीडिया ना होने की वजह से, तो फिर मुझे बाद में पता लगा चार्ल्स सोबराज है, जो कि एक फरिश्ता बन के मेरे लिए आया था। और मैंने ऐसे ज्वाइन किया जेल की नौकरी को। सर, ऑब्स्टिकल्स जैसे आपने मैं देख रहा था एक मूवी भी आई है, उसमें भी तमाम चीज़ें बताई गई हैं। रंगा बिल्ला की जो फांसी हुई उसमें वो भी आप एज अ ऑफिसर उस समय थे, और बीच में आप एक बार सस्पेंड भी हुए। तो वो सर क्या कहानी थी पूरी? देखें क्या था, जैसे मैंने आपको चार्ल्स सोबराज को बताया, इसका क्लाउड तो था वहाँ पे। उन दिनों में बड़ी फेमस बात ये होती थी कि लोग कहते थे कि चार्ल्स सोबराज जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के दूसरे ऑफिसर्स जो हैं उनको ब्लैकमेल करता है। उनकी इसने कोई ऑब्जेक्शनेबल बात जो है रिकॉर्ड की हुई है डिक्टाफोन में, वो इसके पास है, और वो जेल के ऑफिसर जानते हैं कि ये हमें कभी भी एक्सपोज कर सकता है, तो इसलिए जो ये कहता है इसकी बात मानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन दिनों में हमारा दिल्ली का जैसे ही ऑफिसर्स वगैरह गए थे, 7-8 ऑफिसर जो है तब दिल्ली के वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारा आउटलुक बिल्कुल ही अलग था। हम लोग जैसे दिल्ली से पढ़े हुए थे, हमारा ये था कि हमने करप्शन वगैरह को यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने देना, एक रिजॉल्व था हमारे उसमें। तो कुछ एक ऑफिसर थे, उनके अखबार वालों से भी रिलेशन थे, क्योंकि दिल्ली के हैं तो हो ही जाते हैं। तो उन्होंने अखबार में निकालना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली ये आना और ये शुरू हो गया अखबारों में कि चार्ल्स सोबराज जो है ही इज इवेंचुअली रूलिंग दी तिहाड़ जेल। तो जब ये आना शुरू हुआ तो उन दिनों में जो दिल्ली में असेंबली वगैरह अपनी थी नहीं, तो जो भी हमारे जो डिसीजन होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो जब ये अखबारों में आया, बहुत आ रहा था, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में तो मैं बताऊँ आपको, रोज़ कोई ना कोई एक स्टोरी तिहाड़ की जब तक नहीं आ जाती थी तब तक हमें लगता था कि आज का दिन हमारा ठीक गया नहीं है। तो अचानक ही क्या हुआ कि मैं बाहर बैठा हुआ था, ड्यूटी ऑफिसर था मैं। ड्यूटी ऑफिसर का मतलब ये होता है कि जो भी अंदर आ रहा है, जो भी जा रहा है, सब आप सबकी निगरानी में, आप उनके ऊपर निगरानी करोगे। तो मुझे मेरा सिपाही भागता हुआ आया, उसने बताया कि सर कोई सरदार जी आए हैं, बाहर खड़े हैं, उनके साथ और पुलिस भी है, और वो ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर हैं, वो इनको अंदर आने देना। मैंने कहा भैया अगर होम मिनिस्टर हैं तो मैंने कहा जल्दी उनको ले। फिर मैं खुद ही गया, भागता हुआ गया, और मैंने उनको रिसीव किया और जेल के अंदर लेके आया। उनकी एंट्री वगैरह करवाने के बाद जो है, तो उन्होंने मुझे कहा, ज्ञानी जेल सिंह जी ने, कि मुझे जहाँ चार्ल्स सोबराज है वहाँ पे ले चलो। तो मैं इनको तब उस टाइम पे बी क्लास और सी क्लास करके 2 क्लास होती थी, तो चार्ल्स सोबराज बी क्लास पे था, तो मैं इनको बी क्लास में ले गया। बी क्लास में लोग उनको जो है प्रिजनर होते थे, उनको किताबें वगैरह रखना अलाउ था, और कई सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनके पास होती थी। तो ज्ञानी जी ने इसका हालचाल पूछा, और उसके बाद जो है वो पूछा इतनी किताबें हैं, ये तुम पढ़ते हो? उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे करके मैं मीडिएटर था बीच में, दोनों की बातें मैं एक दूसरे को बता रहा। तो उसके बाद जब ज्ञानी जी इंस्पेक्शन करके जाने ही वाले थे, तभी वार्ड होते हैं हमारे यहाँ जेल में ना, डिफरेंट वार्ड्स होते हैं। एक वार्ड में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कहीं 200 लोग रखे होते हैं, किसी में कहीं 500 होते हैं, कहीं 1000 होते हैं, ऐसे होते हैं। उस वार्ड से, बी क्लास वार्ड से जब वो निकल रहे थे, तभी एक शोर आया जोर से, चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो जैसे ही वो ज्ञानी जी ने सोचा ये चाचा नेहरू जिंदाबाद कर रहे हैं, ये तो देशभक्ति से बड़े ओतप्रोत हैं जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल नया था, मैंने भी सोचा जब चाचा नेहरू जिंदाबाद कह रहे हैं तो पक्की बात है, देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ज्ञानी जी भी बड़े खुश थे। पर इतने में जब ज्ञानी जी अपना पूरा इंस्पेक्शन करके फिर एक और वार्ड में भी गए, वहाँ भी उन्होंने इंस्पेक्शन किया और चले गए।
तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब मेरे से मेरे ऑफिसर ने पूछा कि विजिट कैसी रही, मैंने कहा बहुत अच्छी रही। और ज्ञानी जी विजिबली ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा क्योंकि चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ये था। फिर अगले दिन ही हमने अखबार में पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि ज्ञानी जी जब जेल में गए तो उनके पीए को किसी ने खाली शराब की बोतल दिखाई और कहा कि यहाँ तो सब चीज़ मिलती है, ये चाचा नेहरू की जेल है, यहाँ सब मिलता है। तो जब यह है तो मैं तो एकदम सख्ते में आ गया। और मेरे बॉस भी मुझसे नाराज़ हो गए, कहने लगे यार तुम तो कह रहे थे बहुत अच्छी विजिट हुई है और ये हम क्या अखबार में पढ़ रहे हैं। तो मैं भी बड़ा दुखी था कि ये क्या हो गया और मुझे क्यों नहीं पता चला। मुझे पता नहीं चला, उन्होंने मतलब पीए उनका जो उनके पीएस थे उनको बड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी में लेके प्रिजनर्स ने ये सब चीज़ की थी। तो उसके बाद जो है कुछ 3-4 दिन के बाद जो है मुझे खबर मिली कि मुझे और एक असिस्टेंट सुपरेंट और थे जिनके वार्ड में ज्ञानी जी गए थे, उसके अलावा हमारा हेड कांस्टेबल थे, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं बहुत दुखी था कि अभी ना तो कोई ट्रेनिंग मिली है। आप लगाएं मई में मैंने ज्वाइन किया था और ये सितंबर की शायद बात है जो ये सारी हुई। 2-3 महीने में आप जिनको क्या पता होता है कि ये रूल्स क्या कहते हैं। तो खैर मैं बहुत दुखी था। तो इतने में चार्ल्स सोबराज आया मेरे पास, कहने लगा सॉरी सर, आप मेरी वजह से जो है आपको ये सस्पेंड किया है, आपको कोई हेल्प चाहिए। मैंने उसको कहा नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, घर से मैं अच्छा, हमारी बढ़िया फैमिली थी और किसी चीज़ की हमें कमी वगैरह नहीं थी ऐसी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा होनी चाहिए। तो इसका ह्यूमैनिटेरियन एक अप्रोच थी जो कि लगा मुझे कि इसने अपनी तरफ से जो है वो किया, क्योंकि बाकी अफसरों को देता होगा ये जो भी इसका होगा। तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया। फिर मुझे करीब करीब 1.25 महीने के आसपास जो है सस्पेंड रखा था। फिर मेरे को ड्यूटी पे वापस ले लिया था। तो उसके बाद जो है जब वापस ले लिया तो उसके बाद रंगा बिल्ला वगैरह की जो है फांसी वगैरह हुई। उसी पर मैं आ रहा हूँ। रंगा बिल्ला की जो फांसी थी सर, आपने वो भी उस समय आप ऑफिसर थे और उस समय अगर मैं ब्रीफ में जानना चाहूँ थोड़ा, क्योंकि मूवी में तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वक्त कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था तिहाड़ जेल में उस समय जो एग्जीक्यूशन हो रहा था। देखिए जो बड़ा अजीब सा वो था, एक तो रंगा बिल्ला का आप कह लेंगे ये पहला केस था जो निर्भया का केस था। पब्लिक का बड़ा एंगर था उसमें। पहला केस मैंने देखा था जिसमें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक फौजी अफसर के घर गया था, उनके बच्चों को, संजय और गीता चोपड़ा को जो उनका मर्डर किया गया था, प्राइम मिनिस्टर उनके घर गए थे और पब्लिक में बड़ा रोष था उसमें। तो उनको जब फांसी लगानी थी तो इनका 1-2 बार तो मेरे ख्याल कोर्ट ने डेफर भी कर दी थी इनकी फांसी। और उन दिनों में प्रभा दत्त जी थी, बड़ी सीजनल वो अपना ये पत्रकार थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी इनसे रंगा बिल्ला से बात करने की। तो उसमें शायद रंगा ने मना कर दिया था, बिल्ला ने इंटरव्यू वगैरह कुछ दी थी, बड़ी स्केची सी इंटरव्यू वगैरह दी थी। तो इनको जब फांसी पे लटकाया गया, हमारे ट्रेडमार्क एग्जीक्यूशनर होते थे कालू और फ़कीरा। कालू आते थे मेरठ जेल से, फ़कीरा आते थे या फरीदकोट जेल से, पंजाब से। तो इनको बुलाया गया। ये पहली सर थी फांसी जो तिहाड़? हाँ, ये पहली फांसी थी। तो इनको जब लटकाया गया तो रंगा का वैसे वो था कि वो बड़ा उसका रंगा खुश करके एक कोई डायलॉग होता था, किसी पिक्चर में था ये, तो बड़ा खुश रहता था। बिल्ला जबकि काफ़ी डिप्रेस मेंटेलिटी का बंदा था। जब इनको लटकाया तो हमारे लॉ ये कहते हैं कि 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर उनको एग्जामिन करेगा और डेड डिक्लेयर करेगा। तो डॉक्टर ने जब डेड उनको डिक्लेयर करना था तो उसने कहा कि बिल्ला तो मर गया है पर रंगा में अभी जान है, क्योंकि रंगे का काफ़ी बिल्टअप जो है काफ़ी हल्का था, बहुत पतला था वो। तो उसमें जब जान थी तो अब हमें ये तो बड़ी एक अलग सी एक पोजीशन हो गई कि एक आदमी को हमने लटका भी दे तब भी 2 घंटे मरा नहीं, अब क्या करें। तो फिर हमें किसी पुराने आदमी ने कहा कि इनको जो है मारना है, मतलब मारना, कोर्ट ने भी आपको कहा कि इनको मारना है। तो फिर मुझे याद है कि हमारे कुछ सिपाही थे, वो उनकी टांग से ना लटक गए थे।
जैसे ही टांग से लटके, वेल में उसकी बॉडी लटक रही थी तो टांग से उसकी लटक गए, तो उससे क्या है कि उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो भी हमने किया, पर ये किया है, ये फैक्ट है। लेकिन सर ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब तक आप नौकरी में रहे सब चीज़ें बाहर नहीं आई, जब आप रिटायर हुए सारी चीज़ें बाहर आ गई, तो ये अब आपने जैसे एक पॉइंट रेस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो लेकिन ये हुआ, तो आप इसको अब व्हाट इज़ योर परसेप्शन ऑन दिस? देखिए, ये बाहर इसलिए उन दिनों में ना मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था जैसे आजकल है। बड़ा कंपटीशन है और मीडिया के पास कोई ना कोई खबर पहुंच जाती है। उन दिनों में मीडिया इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं होता था, इसलिए मीडिया को पता नहीं, कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता था। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा, ये ऑर्डर किसका था कि इस तरह से लटको, क्योंकि किसी ने तो एक ऑर्डर पास किया होगा, किसी अधिकारी ने। देखिए, आर्डर कोई राइटिंग में पास नहीं करना होता है, ये तो सब जो जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। Okay. और जितना भी एग्जीक्यूशन होता है उसका इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट जेल होता है, और सुप्रिटेंडेंट जेल से पूछ के करते हैं जो कुछ करते हैं। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि सहमति उनकी रही होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जब तक कोई भी एग्जीक्यूशन होता है, लीगली उसका इंचार्ज जो है सुप्रीम जेल होता है, और उसकी बिना सहमति के कुछ नहीं हो सकता। सर इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, मैं देख रहा था सीरीज़ में, कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि अंदर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप मतलब उसको इग्नोर किया गया, ऐसा क्यों सर? चाहे वो शराब की बात हो, चाहे अंदर क्राइम हो रहा हो। नहीं, ये वाली बात तो जैसे शराब की बात है तो अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में काफ़ी, हाँ, क्योंकि मैं अभी भी ये चीज़ विश्वास नहीं होता कि शराब जेल के अंदर जाती है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा ही कोई वो आ गया बंदा, या तो खतरनाक है या बहुत ज़्यादा पैसे वाला आ गया, तो तब तो ये शराब वगैरह की बात सोच सकते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ में जितनी देर मैंने नौकरी की है, कितना टाइम सर आपने तिहाड़ में नौकरी? मैंने 35 ईयर नौकरी की है, पर मैंने कभी, मेरे लिए अनइमेजिनेबल होता था अगर मैं जेलर हूँ कि शराब की बोतल अंदर चली जाएगी। पर अब जैसे अखबारों में पढ़ते हैं कि मिलती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, राम सिंह की डेथ हुई थी जो निर्भया केस में था। इसकी जब डेथ हुई तो इसका हर एक जो भी जेल में डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम करवाना होता है। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके विसरा से अल्कोहल निकला था। इसका मतलब जब वो मरा तो उसको किसी ने या तो शराब पिला के उसको जो है मार के फिर लटकाया, या इसलिए मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये मुझे लगता है कि ये इसका सुसाइड नहीं है, मर्डर है। पर जब मैजिस्ट्रेट ने इसको सुसाइड कह दिया तो पर मेरे मन में डाउट था, तो वो मैंने किताब में लिख दिया। सर इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रंगा बिल्ला से आपने बात की, आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद सर लाइफ में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आया, अगर इसकी बात करूँ? नहीं, देखें क्या है कि हर एक दिन जो है जेल का एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब जेल में सुबह जेल खुलती है, अगर आपके कैदी पूरे हैं, जितने आपने रात को बंद किए थे, अगर पूरे निकलते हैं तो हम लोग बड़ी खुशी से कहते हैं सब अच्छा, सब अच्छा। ये बड़ी अच्छी वो है, आपने 3 इडियट में देखा होगा, ऑल इज वेल जैसे कहते हैं। हम लोग कहते हैं सब अच्छा, मतलब एक बड़ी एश्योरेंस हमें हो जाती है कि सब चीज़ ठीक है। ऐसी शाम को जब हम कैदी गिनते हैं, और अगर गिनती में जितने कैदी कोर्ट से आए और सारे कैदी मिला के जितने होने चाहिए उतने हैं, तो हम कहते हैं सब अच्छा। मतलब किसी को अगर चोट नहीं लगी, खाना वगैरह सबको बराबर उससे दे दी है, हम कहते हैं सब अच्छा। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही एक सूदिंग इफेक्ट इसका होता था। जब भी सब अच्छा हो तो उसके बाद ही आप जेल ऑफिसर जो अपने घर में जा सकते थे। हमारे टाइम पे जब हम नए नए आए थे तो हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू होती थी और रात के 10-10, 11-11 बजे तक चलती थी, क्योंकि रात का जब तक लॉकआउट नहीं होगा या लॉकअप नहीं होगा, जिसको सब अच्छा कहते हैं, तब तक हम नहीं जा सकते थे। तो और हर रोज़ नया चैलेंज। उन दिनों में मैं आपको बताऊं, प्रिजनर क्या करते थे कि टैंकी में छुप, जो मिस्चीवियस प्रिजनर होते थे, टैंकी को, पानी की टैंकी में, खाली टैंकी में छुप जाते थे। हम उनको ढूंढते रहते थे कहाँ है वो। फिर जब ढूंढ के निकालते थे, काफ़ी नेचुरली पिटाई वगैरह तो उनकी होती थी। दूसरा क्या होता था उन दिनों में, ये शोले पिक्चर आई थी। शोले पिक्चर में जैसे उसमें दिखाया था कि हीरो जो है टैंकी के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मांगे जो है मनवाता है। वैसे ही उन दिनों में क्या होता था, हमारे प्रिजनर छुप जाते थे पेड़ों में, क्योंकि जेल में ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ों में छुप जाते थे। हम ढूंढते रहते थे कि कहाँ गए कहाँ गए। बड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है प्रिजनर को ढूंढना, इतना लंबा चौड़ा एरिया है। तो फिर पता लगता था कि पेड़ में मिला, पेड़ पे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो
उन दिनों में क्या होता था कि एक मैंड्रेक्स करके गोली होती थी, जैसे आजकल एल्प्रेक्स वगैरह हैं। उन दिनों में मैंड्रेक्स का बड़ा वो होता था, और कैदी लोग मैंड्रेक्स खा के उनसे आप कोई भी हरकत करवा लो, किसी के ऊपर अटैक करवा लो या कुछ, नशे की गोली होती थी, उससे खा के उनको एकदम जैसे पैक का नशा हो जाता है ऐसे हो जाता था, और वो जो भी गलत चीज़ होती थी उस टाइम पे करते थे। तो पेड़ पे छुप जाना, पेड़ पे छुप के कहना कि जब तक आईजी नहीं आएगा मैं नीचे नहीं उतरूंगा, और अगर किसी ने ऊपर चढ़ के मेरे को नीचे उतारने की कोशिश की, मैं यहाँ से छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। तो ऐसे केसेस बहुत होते थे उसमें। और ख़ासकर जो उस टाइम पे हमारे ड्रग डी एडिक्शन के इतने प्रोग्राम नहीं होते थे। उसके बाद तो हमने शुरू किए, ड्रग डी एडिक्शन क्लिनिक शुरू किए, डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू किया। तो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ड्रग एडिक्ट जो होते हैं ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते हैं कि जिसमें कि आपकी और दूसरे की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ सकती है। जैसे मैं आपको एक तो एग्जांपल बताता हूँ। एक ड्रग एडिक्ट था, तो हमारे यहाँ जेल के अंदर सप्लाईज वगैरह जो आती हैं ट्रकों में आती हैं, तो ये तो बड़ी आम बात होती थी कि वो बोरियों के नीचे छुप जाते थे ताकि बाहर निकल पाएँ, पर बाहर निकल नहीं पाते थे क्योंकि सर्च वगैरह होती थी, तो बोरियों के बीच में पकड़े जाते थे। ऐसी एक प्रिजनर था, ड्रग एडिक्ट था, उसने जो ट्रक का बम्पर होता है उसमें छुप के बैठ गया। हाँ, ट्रक के बम्पर में ऊपर वो चिपक के बैठ गया, और ट्रक जैसे ही बाहर निकला तो उसने थोड़ी ब्रेक लगाई। उसको नहीं पता था कोई प्रिजनर छुपा हुआ, उसने ब्रेक ज़रा ज़ोर से लगाई, वो टायर के नीचे आ गया और मर गया। ऐसे ही एक ड्रग एडिक्ट प्रिजनर था। हमारी जेलें, तिहाड़ की जेलें सारी मिली हुई हैं, 1 2 3 4 जो है, 1 2 3 खासकर जो है, ये पहले एक ही जेल होती थी जिसको सेंट्रल जेल कहते थे, और 4 को उस टाइम पुराने टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जेल कहते थे। तो 1 2 3 तो मिली हुई हैं कि आप अगर एक जेल से दूसरी जेल में जाते हो, वैसे तो गेट है। तो ऐसे ही एक ड्रग एडिक्ट था वो प्रिजनर, उसने एक जेल से वाल जंप करके उसने सोचा मैं बाहर जा रहा हूँ। ड्रग एडिक्ट था, बाहर गया, रात का टाइम था। हम उसको ढूंढते ढूंढते परेशान कि कहाँ है, सारे गटर्स वगैरह सारे हमने देख लिए, कहीं वो मिला, पेड़ देख लिए, कहीं नहीं मिला। तो वो जेल को वाल को जंप करके उसने सोचा वो बाहर चला गया। तो रात के 2 3, क्योंकि जेल का सब अच्छा नहीं हुआ, वो बंदे मिले नहीं, तो हमारा मैनुअल ये कहता है कि आप जेल का सब अच्छा नहीं करोगे जब तक कि वो प्रिजनर मिलता नहीं है। अच्छा। तो रात के 3 बजे के आसपास उस प्रिजनर ने सोचा कि जैसे उसने जेल से छलांग मारी, उसको लगा कि वो जेल से बाहर निकल गया। उसने 3 बजे के आसपास किसी हमारे एक सिपाही को कहा कि भैया बस स्टॉप कहाँ पे है। उसने कहा जेल के अंदर कोई बस स्टॉप पूछ रहा है मेरे से। तो वो कोई ये भी नहीं कह सकते कि सिपाही बड़ा एफिशिएंट था। तो उसने कहा क्या बात है, कौन है तुम। जब उसने ज़ोर से कहा तब उसने बता दिया कि मैं उधर से जंप करके आया हूँ। तो उसको पकड़ा। तो इस तरीके के मतलब ड्रग एडिक्ट्स के तो ये वायलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, और जेल की वर्किंग में हर रोज़ एक नया चैलेंज होता था जिसको कि हमें मीट करना होता था। सर, जानना चाहूँगा, अभी आजकल जेल को लेकर बड़ी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम हो गया है, और ऐसा कहा जा रहा है जेल से ऑपरेट कर रहा है। सर, कैसे संभव होता है जेल के अंदर से सब ऑपरेट करना? क्या इतना आसान होता है? इतना भ्रष्टाचार है क्या जेल में, खासकर अगर तिहाड़ जेल की बात करो? देखिए, अगर खासकर लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ में नहीं है, वो गुजरात की किसी जेल में है। बाकी कोई अगर गैंगस्टर, इतना तकड़ा गैंगस्टर आ जाता है तो मैंने देखा ये संभव हो जाता है। क्योंकि देखें आजकल जो दिल्ली में खासकर गैंगस्टर हैं, ये लोग कोई धर्म के उस पर ऑपरेट नहीं करते। इनका बेस होता है कास्ट। आजकल मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया है। किसी टाइम पे होता था कि किसी कास्ट का बंदे ने कोई क्राइम कर दिया तो उसकी जो कास्ट की जो पंचायत होती थी या गांव की पंचायत होती वो उसको निकाल देते थे। इवन कहते थे कि उसको तड़ी पार उसको अपने गांव से निकाल देते थे। तो वो कहते थे इनके घर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पर अब टाइम ऐसा आ गया कि वो अपना गौरव समझते हैं कि अगर किसी कास्ट का बंदा जो है जेल में आता है, बड़े बड़े क्राइम करके आता है और गैंगस्टर है, तो उस जो कास्ट के लोग जो होते हैं इसमें अपना बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा इसने काम किया। कोई गुज्जर गैंग है, कोई जाट गैंग है, कोई दूसरे ऐसे इस तरीके कास्ट के ऊपर ये गैंग बने हुए हैं। तो इनका क्या होता है कि जो
आपको मैं जेल का बताऊं, जेल में हमारे करीब करीब कोई 20% स्टाफ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल नकारा होता है। हम नकारा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो किसी काम का नहीं होता है, जो कि मतलब अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है बानिस्बत होने के। तो ये लोग जो होते हैं हर सब कास्ट के लोग होते हैं इसमें। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, उसको मोबाइल चाहिए मोबाइल पहुंचा देंगे, या कुछ भी अगर उसके घर में कोई मैसेज देना है या किसी और को मैसेज देना है, सब काम ये कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जितनी भी सख्ती कर लो तो कुछ ना कुछ वायलेशन हो जाता है, जिससे कि जिसका कि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, इसका भी ऐसे है। अब आप देखो जो इनके लोग हैं वो इसको कोई कंडम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो जो जो कर रहे हैं, या किसी सलमान खान को धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत मोरल डिग्रेडेशन है हमारे लोगों में, सोसाइटी में। तो बिश्नोई अगर है तो उसका भी अगर उसकी कोई जात उसका होगा या नकारा कोई हुआ है तो इनको सब चीज़ें अंदर पहुंचा देते हैं। सर ये हमने देखा ये काफ़ी समय से ऑपरेट कर रहा है, प्लस समय समय पर हमने खबरें भी बहुत करी कि मोबाइल मिल गए, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। खैर उस पर एक्शन भी हुआ कई बार गैंग वॉर भी देखने को मिली। हमने देखा टिल्लू ताजपुरिया का किस तरह से अंदर मर्डर कर दिया गया, उस समय बहुत बवाल मचा तिहाड़ जेल पर। तो ये सब कैसे संभव हो गया? देखिए क्या होता है, दिल्ली में किसी टाइम पे दिल्ली में कोई गैंग होते ही नहीं थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक त्यागी गैंग होता था जो कि वेस्टर्न यूपी का होता था, और लोकल बदमाश तो होते ही होते हैं, पर गैंग ऐसे कोई बड़े गैंग नहीं होते थे उस टाइम पे। अब जो है दिल्ली में इतने गैंग बन गए, इतने गैंग बन गए, और ज़्यादातर आप देखें कास्ट बेसिस पे बने हुए हैं, या आपका जो जिस रीजन से आप हैं आए हैं वहाँ के उससे बने हुए। जैसे आप टिल्लू ताजपुरिया कह रहे हैं, ताजपुर उसके विलेज का नाम है, उसके इससे बने हुए। तो ये लोग जो है अब जब ये आते इतने गैंग हो गए हैं, तो अब क्या होता है कि पुलिस की ड्यूटी होती है कि कोई भी गैंगस्टर अगर जेल में आ रहा है तो आपको बताएंगे, जेल सुप्रीम को बताएंगे। जेल सुप्रीम को तो नहीं पता होता कि ये गैंगस्टर है, इसके लिए खास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने, क्योंकि गैंगस्टर्स को जनरली जो है हम हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बने हुए उसमें रखते हैं, जिसमें कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस लगाई हुई है, वो उनकी राउंड दी क्लॉक सर्विलेंस करती है। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई बार क्या होता है कि आपके दो अपोजिट गैंग जो है एक जेल में रह जाते हैं। क्योंकि इसके लिए बड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है कि दो अपोजिट गैंग एक जेल में ना रहें, क्योंकि एक जेल में अगर आ गए तो जब कोर्ट जाना है क्लैश होगा, कोर्ट में जाना है तो आपने ड्यूटी में तो आना ही आना है, तो वहाँ क्लैश हो सकता है। आप कोर्ट जा रहे हो वहाँ पे क्लैश हो सकता है। जेल के अंदर है, आप कैंटीन में जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, बेशक आपने सिपाही वगैरह साथ दिया हुआ है, पर वो सिपाही वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब अपोजिट गैंग आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं, और वन अपमैनशिप तो होती है कि जेल में अगर आपने किसी के अपोजिट गैंग वाले को मार दिया तो बड़ा उसका जो है उसको जैसे तगमे लग जाते हैं ना, वो इसका बड़ा तकड़ा क्रेडिट लेता है कि जेल में देखो मैंने जाके उसको मारा था। तो उससे क्या होता है कि उसका गैंग और स्ट्रेंथन हो जाता है जिसने मारा था, दूसरा गैंग जो वीक हो जाता है, और ये सारा रुपया पैसे का खेल है। तो उसकी वजह से जो है या मतलब आपको जो हम तिहाड़ में था, जैसे हम लोग जितने गैंगस्टर हैं इनको हम अलग अलग उसमें जेलों में रखते थे। सर निर्भया केस में जब फांसी हुई आरोपी को, तब भी आप उस समय इसके विटनेस रहे थे? क्योंकि उस समय मुझे याद है संदीप गोयल डीजी होते थे। नहीं, फांसी जब हुई है तब मैं नहीं था, पर जब ये जेल में आए थे तब मैं वहाँ था। फांसी आपने रंगा बिल्ला की, मतलब आप उस समय ऑफिसर एज एन ऑफिसर डील किया है। हाँ, इसके बाद सर अफजल गुरु को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं आप, क्योंकि उस समय भी आप थे वहाँ पर? देखिए अफजल गुरु के केस में मुझे हेडक्वार्टर से उन्होंने कहा कि आप जाके इनकी जो फांसी है उसकी प्रक्रिया ठीक तरीके से हो, आप वहाँ जाओ। तो मैं गया वहाँ पे, तो जब अफजल गुरु से मिला रात को, तो हमने जाके अफजल गुरु को जो है जिस सेल में था वो वहाँ से निकाल के उनको अकेली सेल में कर दिया था, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जैसी ब्लैक वारंट इशू होता है आप उसको जो है अलग सेल में रख देंगे, और उसके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे वो सुसाइड कमिट कर रहे हो, राउंड द क्लॉक उसको सर्विलेंस में आप रखोगे। तो वो सारा इनके ऊपर हो रहा था, पहले भी हो रहा था पहले, पर इनके साथ और लोग थे, तो उसी ने इनको अकेला कर दिया। तो फिर सुबह जब हुआ तो सुबह ये मेरे को देख के कहने लगे कि मैंने जब आपको देखा मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है आपका ये एग्जीक्यूशन का आज का वो डेट है, आपका वारंट जो है इशू हुआ है आज के लिए। तो उसके बाद बड़े कूल एंड काम वो अफजल गुरु बिल्कुल कूल एंड काम तरीके से बात कर रहे थे। तो फिर कहने लगे कि चाय पी सकता हूँ मैं। चाय पिला दी हमने, चाय पिलाते भी वैसे भी सबको पिलाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक कप और ले सकता हूँ। तब तक चाय वाला चला गया था, वो हम चाय नहीं पिला पाए उसको। उसके बाद फिर वो बताने लगे अपना कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, आप तो लोग तो मुझे टेररिस्ट समझ रहे हो, पर मुझे फंसाया गया। खैर मैंने कहा हम तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, मुझे पता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे फंसाया गया। उन्होंने एक दो पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी लिए कि इन्होंने मुझे फंसाया। किन पुलिस ऑफिसर्स का? उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के कोई डीएसपी थे, उनका नाम लिया था। तो मैंने अपनी किताब में उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे फंसाया है। मैं तो एक चाहता था कि इंडिया, जैसे आप अपने आप को इंडियन कहने में जो है अपना एक अपना रुतबा समझते हो, वैसे मैं भी अपने आप को बड़े रुतबे से मैं कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं भी उतना ही देशभक्त हूँ जितने आप हो। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उसके बाद चाय वगैरह पी उन्होंने। तो चाय पी के फिर दूसरा कप मांगा तो वो मिले नहीं। फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं। तो फिर ये बातें बताने के बाद वो कहने लगे मैं एक बॉलीवुड का गाना जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा सुनाओ। तो उन्होंने एक बहुत पुरानी पिक्चर थी संजीव कुमार की, जिसमें था वो अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो ये गाना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हम भी साथ बैठे थे, हम भी उनका साथ दे रहे थे। तो उन्होंने करीब करीब 10 मिनट ये गाना गाया। तो उसके बाद फिर हमने कहा आपने अपनी वाइफ वगैरह को कुछ कहना है। तो फिर उन्होंने लेटर लिखा अपनी वाइफ को कि तुम बिल्कुल इसका शौक मत करना कि मैं जा रहा हूँ। तो बच्चे का, गाली बहन का बेटा, उसका ध्यान रखना, उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करवाना। एमबीबीएस कर रहा था। इनका ये भी कहना था, कहते अगर मैं टेररिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखता होता तो मैं अपने बेटे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाता। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैंने कहा ये वाली बात लिख दे। उसने लिख दिया था मैं टेररिस्ट आइडियोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और अपनी वाइफ को कहा था कि इन्होंने कि आप ध्यान रखना, बच्चे की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, घर चलाना। अब मैं अलविदा करके उन्होंने वो चिट्ठी बंद कर दी। तो फिर गाना वगैरह बोलने के बाद फिर मुझे कहने लगे कि मुझे आपकी आंखों में ना, कहते मैं आप जब भी आते थे पहले, मुझे आपकी आंखों में बड़ा कंपैशन नज़र आता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मुझे कई लोग पहले भी ऐसे कहते थे कंपैशन नज़र आता है। मैं ठीक है। तो फिर कहता है मैं एक गुस्ताखी कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहते कि मैं जब मुझे फांसी के तख्ते के ऊपर ले जाएंगे तो मैं आपको देखना चाहूँगा, मेरी दर्द कम हो जाएगी उससे। मैं ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो जब इनको फांसी के तख्ते पे ले गए तो ये मेरी आंखों में देखते हुए गए। तो जब फांसी का हो गया फिर उसके ऊपर काला एक थैला है वो डाल देते हैं। तो फांसी हो गई। फिर जब लटक गए तो उसके बाद गवर्नमेंट का हुक्म था कि इनकी बॉडी को जो है यहीं पे जेल में ही दफनाना है। तो मकबूल भट्ट की बॉडी ऑलरेडी जेल में पहले दफनाई हुई थी, उसी वार्ड में जिस वार्ड में इनको रखा हुआ था। तो उसी वार्ड में बिल्कुल उसके बगल में फिर इनकी भी कब्र वहीं पे बनाई और इनको वहीं पे दफना दिया गया। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, खासकर अगर ब्लैक वारंट की बात करूँ, आपने किताब जो लिखी, एक आम भाषा में एक आम लोग इसको कैसे समझें सर, कि अगर मान लीजिए किसी कैदी को फांसी हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और किस तरह से जेल प्रशासन जो है वो एग्जीक्यूट कराता है सारी? देखिए क्या होता है, जो फांसी होती है रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस में दी जाती है। जैसे किसी को फांसी हो गई, ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, तो वो उसको कंफर्म करती है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अपील भी साथ सुन लेती है और ये भी साथ हो जाती है। तो हाई कोर्ट का जो फैसला होता है, अगर सपोज मैंने देखा है कि 50% केसेस में हाई कोर्ट जो है जो डेथ सेंटेंस दी होती है नहीं, वो उसको रिवर्स कर देते हैं, लाइफ में कन्वर्ट कर देते हैं हाई कोर्ट। उसके बाद जो है हाई कोर्ट जब कंफर्म करती है उसके बाद वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। नेचुरली मरता क्या ना करता, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये अपील करेगा। तो जब तक उसका ये अपील का प्रोसेस चल रहा होता है या उसकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट तक चल रही पेंडिंग होती है,
तो हमारा कानून ये कहता है कि आप उसको एक ऑर्डिनरी कन्विक्टेड प्रिजनर ट्रीट करोगे अनलेस की सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन कोई है। तो प्रिजनर से हम चाहें तो उससे काम करवा सकते हैं, काम करवा के उसको वेजेस दे सकते हैं, सब कुछ। क्योंकि आजकल ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है, क्योंकि मर्सी पिटिशन ने कई बार देखा है 5-5, 6-6 साल तक जो है चलती रहती हैं। तो जब मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद सुप्रिटेंडेंट जेल की ड्यूटी होती है कि वो जाके एक चिट्ठी बनाता है जिस कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दी होती है डेथ सेंटेंस, उनके पास जाता है और उनको कहता है कि हमें ब्लैक वारंट इशू करो, क्योंकि इसने सारी न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरी कर ली है और अब इसकी कोई एग्जीक्यूटिव या न्यायिक कोई प्रक्रिया बची नहीं है। तो जज उसमें फिर एक वारंट इशू करता है जिसको ब्लैक वारंट इशू कहते हैं। उसमें ब्लैक हाशिया होता है उसके उसमें, तो इसलिए उसको ब्लैक वारंट कहते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप इस डेट को इतने बजे आप इसको लटकाएंगे टिल डेथ और इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है हमें भेजेंगे। तो जब तक जैसे ये आपने ब्लैक वारंट इशू करवा लिया, आप प्रिजनर को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देते हैं। मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में वैसे किसी प्रिजनर को नहीं रख सकते, पर इसको आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। लेकिन सर ये ब्लैक वारंट जब इशू होता है तो उसके कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए? लगभग ये ब्लैक वारंट जब इशू होता है तो 1 हफ्ते के अंदर जो है हो जाता है। हाँ, उसमें डेट वगैरह हाँ, तो उसमें जो है फिर आप जैसे ही वो, तो ऐसे तो प्रिजनर को समझ आ ही जाता होगा। हाँ, प्रिजनर को समझ आ ही जाता है कि उसको अकेला वो बंद कर दिया है। उसके जो उसने जो पजामा वगैरह पहना होता है उसमें नाड़ा वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा। बर्तन वगैरह उससे सारे ले लेते हैं, क्योंकि बर्तन के भी वो वेपन वगैरह, हाँ, औजार बना सकता है। और सारी चीज़ें जिससे कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके कमरे से निकाल ली जाती है। और कानून ये कहता है कि आप उसको जो है रिलीजियस बुक दोगे। इनफैक्ट अंग्रेज़ों के टाइम पे तो ये भी होता था कि अगर क्रिश्चियन प्रिजनर है तो अगर वो क्रिश्चियन का जो इनका बिशप है, वो अगर पेस्टर है, वो अगर जेल में आके इनको मिलना चाहता है तो उसको मिलाई करवाओगे। तो वो कहते हैं रिलीजियस बुक्स वगैरह इनको दोगे। तो जैसे अगर मुस्लिम है तो होली कुरान हो जाती है, क्रिश्चियन है तो बाइबल हो जाती है, वो हिंदू है तो गीता हो जाती है, सिख है तो दूसरी किताबें होती हैं। तो ये हम दे देते हैं ताकि इनका मेंटल पीस इनकी बनी रहे। तो ये चलता रहता है। फिर जिस दिन उससे इसके साथ ही क्या होता है कि हम इनके जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब ब्लैक वारंट इशू हो गया तो उसके बाद फिर इनके घर वालों को जो है बताना होता है कि हम इनको ऐसे ऐसे इस तरीके को लटकाने जा रहे हैं, आपने अगर मिलना चाहते हैं मिल लें। तो कई बार 2-2, 3-3 जो है लोग 2-2, 3-3 दिन जो है मिलने आते रहते हैं। कई बार तो पूरा का पूरा गांव आ जाता है मिलने के लिए। तो हम उसमें बड़े लिबरल होते हैं, मिलाई करवाते हैं। तो मिलाई जो होती है उसी जगह होती है जहाँ प्रिजनर को रखा होता है। अच्छा। जैसे और प्रिजनर होते हैं उनके लिए मुलाकात जंगला होता है, उसमें नहीं। इनको जो है जिस सेल में इनको रखा होता है वहीं पे मुलाकात होती है। वह मुलाकात वगैरह करवाते हैं। जिस दिन लटकाना होता है उस दिन एक मैजिस्ट्रेट का होना वहाँ ज़रूरी है। सुप्रिटेंडेंट जेल तो हो ही गया, मैजिस्ट्रेट एक होता है। उसके अलावा एग्जीक्यूशनर वगैरह अगर आपने बुलाए हुए हैं तो एग्जीक्यूशनर होते हैं, और जेल स्टाफ होता है जो कि सुप्रिटेंडेंट जेल की हेल्प करता है सिक्योरिटी मैटर्स में। तो उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूशनर को जैसे सुप्रिटेंडेंट जेल जो है इशारा करते हैं तो वो हैंग कर देते हैं। और 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर आता है, वो देखता है कि जान है या नहीं है। अगर लाइफ वो जान एक्सटिंक्ट हो चुकी होती है तो वो फिर एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि इनकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और वो सर्टिफिकेट लग के हमारा जब हम कोर्ट को कंप्लायंस देते हैं उसमें जो है साथ चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस बताया, ये तो मैंने बताया जब तक मैं था वहाँ पे। उसके बाद अब कोर्ट ने कई सारे इसमें रिफाइनमेंट किए हैं। एक रिफाइन उन्होंने ये किया है कि जैसे लटका है तो ये देखने के लिए कि इसको ड्यू प्रोसेस से लटकाया है, अब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करना बड़ा ज़रूरी हो गया। पहले मुझे लोग बताते थे कि जैसे किसी को लटकाया तो बॉडी का सिर ऊपर रह जाता तो बॉडी नीचे गिर पड़ती थी। यहाँ तक हुआ हुआ है। तो उसको देखने के लिए कि पूरा कंप्लायंस हो रहा है तो उन्होंने अब पोस्टमार्टम जरूरी कर दिया। पोस्टमार्टम होगा और बॉडी जो है
उनकी फैमिली को देनी है या नहीं देनी, ये कोर्ट, ये अपना गवर्नमेंट फैसला करती है, पुलिस डिपार्टमेंट फैसला करता है। अगर वो कहते हैं बॉडी उसको दे दो, इसके घर वालों को दे दो, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, तो घर वालों को दे देते हैं। अगर सिक्योरिटी रिस्क होता है तो बॉडी नहीं देते। जैसे मोहम्मद मकबूल भट्ट की बॉडी, अफजल गुरु की बॉडी, इनको जेल में ही दफनाया था। सतवंत सिंह केयर सिंह थे, इनको जेल में ही जलाया था। तो उसके लिए भी आपको एक ड्यू प्रोसेस करना होता है, म्यूनिसिपैलिटी से आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है कि आप बॉडी को जला रहे हो या आप यहाँ पे दबा रहे हो, तो उनके सर्टिफिकेशन के बाद ही आप कर सकते हो। इसमें सर आप जो विटनेस रहे, अगर मैं बात करूँ रंगा बिल्ला में भट्ट के उस केस में रहे, इस केस में रहे अफजल गुरु के, करतार उजागर के केस में रहा, करतार उजागर, सतवंत सिंह केयर सिंह, तो टोटल 8 फांसियाँ मैंने देखी। 8 फांसियाँ देखी। सर चार्ल्स शोबराज ने भागने की कोशिश की थी, इस समय चार्ल्स शोबराज का पहले स्टेटस बताइए, क्या वो जिंदा है, क्या है, कहाँ है वो? हाँ, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया है तो चार्ल्स शोबराज पहले यूके में था, तो आजकल फ्रांस वगैरह में कहीं पे है। और उससे पहले नेपाल जेल में रहा है। तो नेपाल जेल से वो बाहर चला गया। बल्कि इनफैक्ट उसको जब मैंने ब्लैक कुरान किताब लिखी थी, जेल से छूटने के बाद उसका मैसेज आया मुझे कि मुझे खुशी है कि आपने स्पिरिचुअलिटी आप में तब भी थी और अब आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। राइटिंग में उसने दिया, ये व्हाट्सएप पे मैसेज दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो याद कर रहा है। फिर उसने बताया मेरे करैक्टर के बारे में कि था आप उस टाइम पे भी जो है आप जो भी थे ऑनेस्ट थे, अब भी आप ऑनेस्ट हो, ये मेरे को बहुत खुशी है, यू आर दी ओनली ऑफिसर। चलो ये अच्छी बात है कि कोई रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे या ना करे, कोई एक कैदी तो रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो उससे बात हुई थी, वो आजकल मेरे ख्याल फ्रांस में है, कोई मूवी वगैरह बना रहा है। अच्छा, हाँ। तो सर क्या स्टेटस क्या है चार्ल्स शोबराज का, क्या उसको सारे केसेस में, कितने केस थे उसके ऊपर इंडिया में और बाहर, क्या उसको बरी कर देगी, इस बारे में कोई जानकारी आपको? देखें, इसके ऊपर जो केस थे, मर्डर का केस था। तो इसने गोवा में इसने इसको ना बिगनिंग किलर भी कहते थे। बिगनिंग किलर इसलिए कहते थे कि ये फॉरेन औरतों से जो है दोस्ती बनाता था। दोस्ती बना के उसको जहाँ लगता था कि फॉरेन जो है उसके पैसे वगैरह हैं खूब, तो उसको फिर ये उसको रात को डिनर पे बुलाना, डिनर बुला के उसको सिडेटिव्स कुछ खिला देना। उसके बाद ये उसको रेप करता था और लूट लेता था। और अगर बहुत ही वो इसको लगता था कि टफ केस है तो मार भी देता था। तो इसके ऊपर 1-2 केस थे मर्डर के वहाँ के, गोवा के, जिसमें कि ये अंडर ट्रायल था। जब मैं गया था अंडर ट्रायल था ये। तो उसके अलावा जब जेल यहाँ तिहाड़ में था, ये बी क्लास प्रिजनर, उन दिनों में ना क्या होता था कि 2 तरह के प्रिजनर होते थे, बी क्लास और सी क्लास प्रिजनर। जो बी क्लास प्रिजनर होते थे उनको होता था कि जो ग्रेजुएट या इनकम टैक्स पे थे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उनको बी क्लास मिलती थी, बाकी सबको सी क्लास मिलती थी। और बी क्लास प्रिजनर्स को काफ़ी फैसिलिटी होती थी कि बी क्लास के जो प्रिजनर होते हैं उनको एक तो मुलाकात जो है, औरों की तो मुलाकात जंगले में होती है जिसमें कि बीच में ग्रिल होती हैं, इनकी मुलाकात जो है फेस टू फेस होती थी। और खाना भी इनका स्पेशल होता था, ब्रेकफास्ट हो गया, 3-4 टाइम का खाना इनका होता था, बटर ब्रेड वगैरह सब चीज़ें इनको जो है उसके हिसाब से मिलती थी। तो फिर बाद में हमने जो है, क्योंकि जो बी क्लास प्रिजनर होते थे वो उन्होंने अपने आप को अलग ही एक कैटेगरी का समझना शुरू कर दिया था। कोई प्रिजनर कोर्ट में पिटीशन लगाता था, वो कहता था कि द प्रिजनर सो एंड सो इज ए बी क्लास प्रिजनर। तो कोर्ट ने कहा यार, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जब एक आदमी अनपढ़ आदमी क्राइम करता है तो उसको तो आप पार्डन कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है जो इनकम टैक्स देता है या ग्रेजुएट है, उसने अगर क्राइम किया है उसको आप बी क्लास देते हो, तो ये तो आप बड़ा अन्याय कर रहे हो आम प्रिजनर के साथ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी तो हमने दिल्ली में फैसला किया कि दिल्ली से हम बी क्लास सिस्टम एबॉलिश कर देंगे। तो ये जाके 96-97 में हमने इसको सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। तो ये बी क्लास प्रिजनर था, इसको काफ़ी अलग से सुविधाएं मिली हुई थी और ये किताबें वगैरह बहुत पढ़ता था, खूब किताबें पढ़ता था। और इसके ऊपर और भी यूपी का भी केस था इसके ऊपर, वाराणसी उसका जो है वाराणसी का भी केस था, वो उसमें भी शायद लूटने का वो था। आप देखें इसका करैक्टर ऐसा था
इसने खुद अपने केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट में अपने केस खुद आर्गू किए हैं, और उस टाइम पे जो सीनियर एडवोकेट होते थे वो इसकी हेल्प करते थे। ये कहता था वो साइटेशन निकालो, वो निकाल के देते थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज, हाँ, इतना पढ़ा लिखा था, और ये अपनी मर्जी से वो चलाता था। तो ये इसका करेक्टर था। और जेल में भी ये ना पेटिशनें वगैरह प्रिजनर्स की जो है बनाता रहता, हेल्प करता रहता था। जो पैसे वाले होते थे उनसे पैसे भी लेता था, और जो गरीब होते थे गरीबों की पेटिशनें बनाता था। तो हमने जब 83 में मैंने लीगल एड सेल बनवाई थी, जिसमें कि बाहर से वकील आते हैं और वो आके इनकी पेटिशन वगैरह ड्राफ्ट करते हैं प्रिजनर्स की, गरीब प्रिजनर्स की, जो जिनके पास वकील अपने नहीं होते। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो वकील होते हैं जो पेटिशनें बनाते हैं, प्रिजनर्स को वकीलों पे, सरकारी वकील के ऊपर विश्वास नहीं होता, लीगल एड के वकील के ऊपर विश्वास नहीं होता कि जो इसकी ड्राफ्टिंग होगी ठीक होगी। अभी भी जो हमारे प्रिजनर्स जो पेटिशन की ड्राफ्टिंग करते हैं, तो जो प्रिजनर जो है वो जो अंदर जेल में कैदी है या अंडर ट्रायल है, उनके पास जाते हैं अपनी पेटिशन बनवाने के लिए। अभी भी उनका मतलब, अब लीगल एड सेल सब जगह है, तो अभी भी मेरे को कोई इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभी भी उनको ज़्यादा विश्वास जो प्रिजनर पेटिशनें बनाते हैं उनके ऊपर है बानिस्पत की। जो तो आपने बताया कि नेपाल जेल से जब गया था, फरार हो गया था वहाँ से या भाग? नहीं, नेपाल जेल में पूरी कैद इसने काटी। हाँ, इसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट वहाँ काटी। उसके बाद छूट के वो जो है यूके गया था। यूके से इसने मेरे से बात भी की। उसके बाद अब मैंने सुना है कि गूगल में पढ़ा है फ्रांस में है ये। अभी कोई कब से बात नहीं है आपकी? एक ही बार बात हुई थी, वो भी एक कोई रिपोर्टर थी, उसने मुझे फ़ोन किया, तो उसने बताया कि चार्ल्स शोभराज आपसे बात करना चाहता है, तो अब आपको पता भी नहीं वो हैं या नहीं? हाँ, मुझे पता नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि वो बात करना चाहते हैं, मैं आपका नंबर दे दूं। तो मैंने उनको कहा दे दो। ये कब की बात है सर? ये कोई 1-1.5 साल पहले की बात होगी। ओके, तो उससे अब उसके बाद कोई आपकी, उससे पहले भी कोई बात नहीं ना, उससे पहले भी कोई बात नहीं हुई थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं। तब वो नया नया यहाँ नेपाल की जेल से छूटा था, ये मेरी बात हुई इससे। चलिए, तो सुनील गुप्ता साहब तो बता रहे थे अपना किस्सा, किस तरह से चार्ल्स शोभराज ने इस मूवी में भी दिखाया किस तरह से शुरुआत में हेल्प की, और अभी तक ये 1.5 साल पहले तक टच में था। हालांकि अब कोई वार्तालाप नहीं है, ऐसा कहा जाता है फ्रांस में, लेकिन अभी इसकी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये रिपोर्ट कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।